नमस्कार, आप देख रहे हैं कहानी महामहिम की। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज हम बात करेंगे देश के 6वें राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी की। वही नीलम संजीव रेड्डी जो कभी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे, वही नीलम संजीव रेड्डी जिनको राष्ट्रपति चुनाव में हराने के लिए इंदिरा गांधी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, वही नीलम संजीव रेड्डी जिन्होंने राष्ट्रपति पद जब ग्रहण किया तो सिर्फ उन्होंने 30% ही सैलरी ग्रहण की, वही नीलम संजीव रेड्डी जिनके खाते में बड़ी बड़ी कामयाबी दर्ज है, वही नीलम संजीव रेड्डी 1956 में जो आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन संजीव रेड्डी आखिर महामहिम की कुर्सी तक कैसे पहुंचे? किन लोगों ने उनका साथ दिया? जब इंदिरा गांधी के विरोध के चलते वो एक बार राष्ट्रपति का चुनाव हार गए तो फिर किस पार्टी ने उनके नाम को आगे किया और उसके बाद शानदार तरीके से उनको जीत मिली? आज एक एक करके इसी बारे में हम आपको देने जा रहे हैं जानकारी। नीलम संजीव रेड्डी 1956 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। वो अनंतपुर से आते हैं और यकीनन आपको ये भी बताते चले कि आज अगर आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत में एक विकसित और तेजी से तरक्की करते हुए राज्यों में गिना जाता है तो उसके पीछे की बहुत बड़ी वजह नीलम संजीव रेड्डी रहे हैं, क्योंकि अपने कार्यकाल के दौरान उस हिस्से को आगे ले जाने के लिए उनकी ओर से कई बार कोशिशें की गई, जिसका जिक्र प्रणब मुखर्जी भी अपनी किताब में करते हैं। नीलम संजीव रेड्डी 1969 में जब वो कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में जाते हैं तो इंदिरा गांधी एक निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन कर देती हैं, जिसके बाद नीलम संजीव रेड्डी को हार का सामना करना पड़ता है। निराश और हताश होकर वो राजनीति से ही इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद वो वापस अपने घर चले जाते हैं। लेकिन 1975 में इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल की घोषणा की तब नीलम संजीव रेड्डी को जनता पार्टी की ओर से ऑफर किया गया कि आप एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में आइए। वो दोबारा राजनीति में वापस लौटते हैं, 1977 का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं और फिर शानदार तरीके से जीत हासिल करते हैं। नीलम संजीव रेड्डी की कहानी आखिर यहां तक पहुंची कैसे? अब जरा उसके बारे में आपको देते हैं जानकारी। नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के रहने वाले थे। एक बार राजनीति में उन्होंने कदम रखा तो फिर पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी में कभी वापस देखा नहीं। आपको बताते चले, लाल बहादुर शास्त्री सरकार में जून 1964 से स्टील और खान मंत्री वो रहे थे, खनन मंत्री। उन्हें इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार में परिवहन, नागरिक उड्डयन और पर्यटन मंत्री बनाया था। रेड्डी जनवरी 1966 से लेकर 1967 तक ये मंत्रालय संभालते रहे। 1969 में लेकिन इंदिरा गांधी से थोड़ी गड़बड़ हो गई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उस वक्त दो फाड़ हो रही थी और हम सब ने देखा कि कामराज के नेतृत्व में आधिकारिक तौर पर कैसे नीलम संजीव रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन वीवी गिरी का समर्थन करके और अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोटिंग करने की अपील करके नीलम संजीव रेड्डी की हार का एक बहुत बड़ा कारण इस देश की प्रधानमंत्री उस वक्त की इंदिरा गांधी बनी थी, जो कांग्रेस पार्टी की ही मजबूत सदस्य और स्तंभकारों में से एक थी। आपको बताते चले, इसी वजह से दुखी होकर वापस चले जाते हैं अनंतपुर और खेती बाड़ी में अपना पूरा का पूरा समय वो लगाने लगते हैं। राजनीति से बिल्कुल अपने आप को अलग कर लेते हैं नीलम संजीव रेड्डी। लेकिन कहा जाता है कि कई बार इतिहास अपने आप को दोहराता है और जैसा कि मैंने आपको पहले भी जानकारी दी कि जब जनता पार्टी यहां पर मजबूत हो रही थी तो नीलम संजीव रेड्डी की राजनीति में एक बार फिर से वापसी कराई गई। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले कि नीलम संजीव रेड्डी के खाते में यह भी रिकॉर्ड उस वक्त दर्ज किया गया जब सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति होने का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था। उन्होंने राष्ट्रपति के तौर पर 3 प्रधानमंत्रियों की शपथ भी दिलाई थी। ये वो दौर था जब एक के बाद एक सरकारें बनती और बिगड़ती हुई चली जा रही थी। इसी वजह से 3 प्रधानमंत्रियों को उनकी ओर से शपथ दिलाई गई थी, जिनमें जनता पार्टी के मोरारजी देसाई, जिन्होंने इंदिरा गांधी को बुरी तरह से शिकस्त दी थी, चौधरी चरण सिंह, और उसके बाद कांग्रेस की इंदिरा गांधी भी शामिल हैं। जब वो प्रधानमंत्री बनी तो फिर इनकी ओर से उन्हें शपथ दिलाई गई थी। आपको बताते चले कि जब इन्होंने 70% सैलरी अपनी दान करने की बात कही तो हर कोई आश्चर्य में था। इनकी ओर से कहा गया कि मैं अपनी सिर्फ 30% ही सैलरी अपने पास रखूंगा और बाकी की 70% सैलरी गरीबों के कल्याण के लिए खर्च किए जाएं, इसीलिए
मैं 70% सैलरी दान देता हूं। इसकी उस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा भी हुई थी और यकीनन एक मिसाल इस रूप में भी नीलम संजीव रेड्डी इस देश में बनाकर गए हुए हैं। आपको बताते चलें कि रेड्डी ने राष्ट्रपति बनने के बाद संसद के संयुक्त सत्र को पहली बार संबोधित भी किया था और उसी दिन उन्होंने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की विपक्ष की मांग भी मान ली थी। इस तरह के थे नीलम संजीव रेड्डी। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि 1982 में जब देश के छठे राष्ट्रपति के रूप में नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल खत्म होता है तो उसके बाद फिर इस देश को पहला सिख राष्ट्रपति मिलता है। उनके बारे में हम बताएंगे आपको, लेकिन उसके पहले कुछ और इंटरेस्टिंग बातें नीलम संजीव रेड्डी को लेकर। नीलम संजीव रेड्डी तो जनता पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी क्यों कर दिया उनका समर्थन, और जो 36 निर्दलीय चुनावी मैदान में थे आखिर वो एक एक करके कैसे आउट होते हुए चले गए, इसकी कहानी सबसे आखिरी में मैं बताऊंगी। लेकिन उसके पहले जरा पीछे मुड़कर फखरुद्दीन अली अहमद के निधन के बाद आपको बता दें उस समय के उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती ने कार्यभार संभाला था। सारी शक्तियां उनके पास आ गई थीं, लेकिन जैसा कि होता है बड़ी कुशलता से उन्होंने इस कामकाज को आगे बढ़ाया। लेकिन किसी भी संवैधानिक पद को 6 महीने के अंदर ही भरना होता है, लिहाजा चुनाव आयोग की ओर से राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा की गई और फिर 4 जुलाई 1977 को राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना जारी की गई। मैंने आपको पिछले अपनी लाइनों में बताया कि किस तरह से निराश होकर जब राष्ट्रपति उनको नहीं चुना जाता है 1969 में, तो फिर वो अनंतपुर वापस चले जाते हैं। हालांकि इसका फैसला उन्होंने कुछ समय देने के बाद किया। वो लोकसभा का चुनाव भी लड़ते हैं, लेकिन हार का सामना करना पड़ता है क्योंकि इंदिरा गांधी काफी ताकतवर हो चुकी होती हैं और कांग्रेस के वो दूसरे खेमे के सदस्य होते हैं। इस वजह से वो निराश होते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए, जैसा कि मैंने आपको बताया, अंतरात्मा की आवाज, इंदिरा गांधी के खुद की भी वोटिंग और बाकी के उनके बड़े बड़े नेताओं की वोटिंग के कारण नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति नहीं बन पाते हैं। जब पहली बार चुनावी मैदान में वो कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के तौर पर आते हैं। लेकिन 1977 का ये एकमात्र ऐसा चुनाव था जिसमें नीलम संजीव रेड्डी को जनता पार्टी ने अपना आधिकारिक उम्मीदवार बनाया। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी कोई गलती नहीं करना चाहती थी क्योंकि सरकार जनता पार्टी की थी। नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस के उम्मीदवार होते हुए भी 1969 का चुनाव हार चुके होते हैं। इस वजह से इस बार कांग्रेस पार्टी ने अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। हालांकि कांग्रेस के एक सांसद प्यारेलाल कुरीन के बारे में जानकारी जरूर आती है कि वो चुनावी मैदान में उतरना चाहते थे, लेकिन इंदिरा गांधी के कहने के बाद फिर उन्होंने अपनी उम्मीदवारी को आगे नहीं बढ़ाया और कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई भी उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी के सामने खड़ा नहीं होता है। वहीं 36 निर्दलीय जिन्होंने राष्ट्रपति के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था, आपको बताते चलें कि पात्रता पूरी नहीं होने के कारण उन सभी का नामांकन रद्द हो जाता है। 36 निर्दलीय, उनकी पात्रता पूरी नहीं हो पाती और इस वजह से उनका नामांकन रद्द कर दिया जाता है और फिर नीलम संजीव रेड्डी के मुकाबले में कोई भी दूसरा प्रत्याशी खड़ा ही नहीं होता है। यही कारण था कि 6 अगस्त 1977 को राष्ट्रपति पद के चुनाव में वोटिंग होनी थी। तब रेड्डी के खिलाफ कोई भी चुनावी मैदान में था ही नहीं और इस तरह से उनको सर्वसम्मति से एक बार राष्ट्रपति का चुनाव हारने वाले नीलम संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से बन जाते हैं इस देश के राष्ट्रपति। उनके बारे में बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि राष्ट्रपति भवन के सिर्फ एक कमरे में ही, हम सब जानते हैं राष्ट्रपति भवन कितना बड़ा है, लेकिन सिर्फ एक कमरे में ही वो रहते थे। बाकी अन्य कमरों को भी खाली करने की उनकी ओर से निर्देश दिए गए थे, लेकिन जब उनको परंपरा समझाई गई, जब उनको पूरी बातें बताई गई, तब कहीं जाकर वो माने और फिर आराम से राष्ट्रपति भवन में रहना शुरू किया। हालांकि सादा जीवन, उच्च विचार, इसी को लेकर वो जब तक राष्ट्रपति भवन में रहे तब तक इसी का अनुसरण करते रहे और फिर राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा करने के बाद एक बार फिर से अपने गांव को वापस चले जाते हैं। ये थी नीलम संजीव रेड्डी की कहानी, बड़ी ही इंटरेस्टिंग। अंतरात्मा की आवाज जब उनको कहती है कि राजनीति से संन्यास लेकर वापस जाना चाहिए तो वो वापस लौट जाते हैं। वही अंतरात्मा की आवाज जब कुछ लोगों के बुलाने पर कहती है कि नहीं, आपको सक्रिय राजनीति में आना चाहिए क्योंकि देश में इस वक्त संकट की स्थिति है, तो फिर उनकी वापसी हो जाती है। पहले वो कांग्रेसी रहते हैं लेकिन बाद में जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं।
तो ये अलग अलग तरह की राजनीति का ये चरित्र भी है, मौजूदा वक्त में भी हम देखते हैं। लेकिन यकीनन इनकी कहानी इस रूप में इंटरेस्टिंग क्योंकि वही नीलम संजीव रेड्डी जिनको इंदिरा गांधी ने एक बार हराने का काम किया था एक निर्दलीय को जिताने के लिए, तो उसी नीलम संजीव रेड्डी को जब जनता पार्टी के समर्थन से वो राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो फिर इंदिरा गांधी की ओर से कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करके एक तरह से समर्थन ही कर दिया जाता है। फिलहाल ये तो बात हो गई नीलम संजीव रेड्डी की कहानी, लेकिन अब हम बात करेंगे अगले एपिसोड में ज्ञानी जैल सिंह की। वो किस तरह से पहुंचे महामहिम के इतने बड़े पद पर। हमारे साथ आज तक पर जरूर जुड़िएगा और जरूर देखिएगा। फिलहाल के लिए तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।